नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। क्या नेपाल में जो कुछ हो रहा है कल को वो भारत में हो सकता है? भारत के कुछ विपक्षी नेता ऐसा लग रहा है मानो इंतजार में बैठे हैं कि जो हाल श्रीलंका का हुआ, जो म्यांमार में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो नेपाल में हो रहा है, वही हाल भारत में भी हो जाएगा। जिसके लिए वो दलील देते हैं कि जैसा भ्रष्टाचार वहां है, जैसी डिक्टेटरशिप, जैसी तानाशाही उन देशों में हो रही है, जैसे वहां की सरकार में शामिल बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में ऐशो आराम कर रहे हैं, वैसा ही तो भारत में भी होता है। तो भारत के युवा भी सड़कों पर उतरेंगे, भारत के युवा भी क्रांति करेंगे और उनका ख्वाब है कि एक दिन ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री को भी क्या देश छोड़कर भागना पड़ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से जब से नेपाल में ऐसा प्रदर्शन शुरू हुआ है, भारत के कई विपक्षी नेता एक के बाद एक ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं जो भारत को एक तरह से चेतावनी है कि जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में होगा। और कुछ ट्वीट में तो वो भारत के युवाओं को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि जब नेपाल का युवा ऐसा कर सकता है, जब बांग्लादेश का युवा ऐसा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हारे साथ भी तो अन्याय किया जा रहा है। क्या वाकई भारत में ऐसे हालात बन सकते हैं? इस पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नाजिया इलाही खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, भारत माता की जय। विशाल जी, नाजिया, आपने खासतौर से संजय राउत का ट्वीट देखा होगा। आपसे थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, संजय निरुपम ने शिकायत दर्ज करवा दी उनके खिलाफ वर्सोवा थाने में उनके ट्वीट को लेकर। वो कहते हैं जो भ्रष्टाचार, जो तानाशाही और जिस तरह से मंत्रियों के बच्चे विदेशों में लेविश लाइफ जी रहे हैं, वही भारत में हो रहा है और भारत में भी नेपाल जैसा ही हाल होगा। विशाल जी, बहुत आश्चर्य लगता है और दुर्भाग्य लगता है कि ये लोग सियासतदान और पॉलिटिशियन कम हो चुके हैं और खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाले ज्यादा हो चुके हैं। अगर आंखें बंद कर ली जाए तो अंधेरा नहीं होता है, आंखें खोल लेनी चाहिए। हम सबको पता है कि नेपाल में 16 साल में 14 सरकारें बदली हैं, 8 बार संविधान लिखा गया है और केपी शर्मा जब से चाइना से लौट करके आए हैं, अमेरिका और चाइना का सैंडविच नेपाल को बनाया गया है। ये हम सबको पता है। जो कोई 10% भी जियोपॉलिटिक्स की खबर और जियोपॉलिटिक्स को समझता है, उसको ये बात पता है। भारत में जो युवाओं को उकसाया जा रहा है, ये कुछ नया नहीं है। हम जब बांग्लादेश में जमाते इस्लामी, हरकतुल इस्लाम, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोग प्रोटेस्ट के नाम पर, छात्र प्रोटेस्ट के नाम पर बांग्लादेश को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी भारत में बैठ करके कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कई सीएम ने और कांग्रेस के बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जिस हिसाब से बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से भारत में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे। बाद में यहाँ तक के पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, ऐलानिया, वो भी राज्य सरकार के मंच पर कहा था कि जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि वो बांग्लादेश नहीं रह पाएगा, वो यहाँ आ जाए। और जैसे ही इस चीज का हिजाब खुला कि वो प्रोटेस्ट एक्चुअली में स्टूडेंट का नहीं था, वो प्रोटेस्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा था और शेख हसीना को भागना पड़ा, तो ममता बनर्जी के साथ साथ बहुत सारे कांग्रेस और विपक्ष दल के नेताओं ने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया और कहा कि जो मोदी जी करेंगे हम वही सुनेंगे। ये तो बिल्कुल प्रकाशित चीज है, सबके सामने आ चुकी है। अब बात आती है कि वाकई में नेपाल की सरकार ने, जो अभी रिजाइन कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, उन्होंने जिस हिसाब से सोशल मीडिया का माध्यम जेंजी से छीना था, जिस हिसाब से मिलेनियर्स से छीना था सोशल मीडिया का माध्यम, वो इंस्टाग्राम नहीं चलने दे रहे थे, वो फेसबुक नहीं चलने दे रहे थे, वो ट्विटर नहीं चलने दे रहे थे, वो यूट्यूब नहीं चलने दे रहे थे, लेकिन वो क्या चलने दे रहे थे? वो टिकटॉक चलने दे रहे थे, जो पाकिस्तान में चलता है। वो टिकटॉक जो पाकिस्तान ओन करता है, उसको वो चलने दे रहे थे। और सोशल मीडिया का माध्यम जो जेंजी की आवाज होती है, जो मिलेनिया की आवाज होती है, जो युवाओं की आवाज होती है, उसको उन्होंने बंद करवाया। अब ये जो केपी शर्मा है या इससे पहले के जो प्रधानमंत्री वहां पर रहे हैं, उनके बच्चे वाकई में लैविश लाइफ जीते थे और जिस हिसाब से अपनी लैविश लाइफ का वो टिकटॉक बना करके डालते थे, वो वाकई में नेपाल में जो बच्चे भूख मरते थे, नेपाल के जो युवा पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, उनको गुस्सा आएगा, डेफिनेटली आएगा। और नेपाल के युवा अगर ये बात कह रहे हैं कि उनको एक स्थिर सरकार चाहिए, नेपाल में एक्स चीफ जस्टिस सुशीला कार्की जिस हिसाब से प्रोटेस्टर्स को लीड कर रही है और उनका कहना है एक चीफ जस्टिस है वो, तो उनका अनुभव और उनका जो ज्ञान है, उनका लॉ एंड ऑर्डर का जो
जो नॉलेज है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा और उनको एक स्थिर सरकार चाहिए। अब जो हमारे भारत में जो मेंढक की तरह उछल रहे हैं कांग्रेस के नेता संजय राउत, और जेल से जब से होकर के आए हैं तब से बहुत सारा वकील साथ में लेकर के घूम रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ विशाल जी कि बीजेपी का ठप्पा नहीं होता तो इन लोगों से मैं पैसे बहुत कमा लेती, क्योंकि ये लोग जितने भी नेता है, संजय राउत हो गए या जितने भी संजय सिंह हो गया या आम आदमी पार्टी के लोग हो गए या कांग्रेस के लोग हो गए, ये एड इंटरिम बेल पर बाहर आते हैं और वकील का ग्रुप लेकर के घूमते हैं। तो ये जो इतनी अभद्र टिप्पणियां भारत के खिलाफ कर रहे हैं, क्या इनके पास प्रूफ है कि मोदी जी का कोई विदेश में घूम रहा है, योगी जी का कोई विदेश में लैविश लाइफ जी रहा है? ये हवाबाजी में और हवा में तीर चलाने में तो कुछ होगा नहीं। नाजिया को टारगेट किया जाता है, नाजिया का कौन व्यक्ति विदेश में है भाई? कब विदेश में जाकर के लैविश लाइफ जी लिया और हमने टिकटॉक बना करके डाल दिया? भाई हम तो दहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं और दिन रात खटते हैं और जनता की सेवा में ही अपनी जिंदगी को समर्पित कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी। तो हवाबाजी में तीर मारने से कुछ होने वाला नहीं है। नेपाल के नागरिक और नेपाल के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जहां पर इकोनॉमी ठप हो रही थी, जहां पर एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ठप हो चुकी थी, जहां पर जीडीपी बिल्कुल ठप हो चुका था, जहां पर कारोबार का कोई सुनगुन नजर नहीं आ रहा था, अगर वहां के युवा और जेंजी प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं तो उनकी बातों को समझना चाहिए। वो कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नहीं आए हैं जैसे बांग्लादेश में आए थे। तो इनकी जो जुबान है भारत के कांग्रेस और विपक्षी दलों की, इनकी हाफिज सईद वाली जुबान है जो चल रही है आज भी। लेकिन क्या ये एक तरीके की हताशा है कि हम लोगों के वोट से जीत नहीं पाएंगे? ये विश्वास सा हो गया है कि नहीं जीत पाएंगे वोट से, तो अब क्या करें? युवा आ जाएं सड़कों पर, गोलीबारी हो जाए, सरकार से बस एक गलती हो जाए कि कहीं भीड़ पर कोई गोली चला दे, उसके बाद तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो जाएगा और इतना हिंसक हो जाएगा कि फिर संसद घेर लेंगे, प्रधानमंत्री का आवास घेर लेंगे, प्रधानमंत्री को भागना पड़ जाएगा। ये हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि आसपास के कई देशों में ऐसा हुआ है। अब विपक्ष को लग रहा है कि ये तो बिल्कुल संभव है। सलमान खुर्शीद ने कहा था जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में होगा, संजय राउत कह रहे हैं जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में होगा। ये अरमान जो जाग रहे हैं वो आसपास के देशों को देखकर जाग रहे हैं। नहीं, आसपास के देशों में को देख करके जाग रहे हैं और कभी बांग्लादेश में हिजबुत तहरीक का समर्थन कर देते हैं, कभी पाकिस्तान में हाफिज सईद का समर्थन कर देते हैं, कभी नेपाल में जो इतने विवादित केपी शर्मा जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनका समर्थन कर देते हैं, जो वहां के जेनजी का हक छीन रहे हैं उनका समर्थन कर देते हैं। लेकिन भारत में जो ये एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक सपना देख रहे हैं कि युवा जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे रोड पर उतर करके, तो कौन युवा आएंगे? बहुत ज्यादा तो 10 करोड़ यही कठमुल्ले आएंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा और शायद मैं आपके साथ भी डिबेट पर बैठी थी कि तौकीर ने कहा था कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और जैसे ही अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई सम्मन लेकर के तो भाग खड़ा हो गया। प्रियंका वाड्रा के दुपट्टे के आंचल में जाकर के तौकीर छुप गया था, और जितनी बार भी वो प्रोटेस्ट करता है तौकीर प्रियंका वाड्रा के हवेली में जाकर के दिल्ली में पहले मिलता है, नोट का थैला लेता है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट करता है। असदुद्दीन अवैसी नारे तकबीर का इतना नारा उठाते हैं और उसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो क्या होता है हाल हिंदुओं का। तो ये 10 करोड़ युवाओं को अगर रोड पर उतरवा करके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उतरवा दो 10 करोड़ को। हम भी 140 करोड़ उतरेंगे तो पता चल जाएगा कि भीड़ का मतलब क्या होता है। इसी बहाने थोड़ा सा साफ सुथरा करने का जो है तरीका वो भी हम हाथ पैर चला लेंगे। हम तो कहते हैं कि सिर्फ बोल क्यों रहे हो, मैं तो कह रही हूं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी मत बनाओ। अगर तुमको बांग्लादेश 2.0 करना है, अगर तुमको नेपाल की तरह करना है, अगर तुमको पाकिस्तान की तरह करना है तो हवा में तीर मत मारो। अपने कटमुल्लों और उल्टा उटंगा पैजामा और लंबी दाढ़ी बिना मूंछ के दाढ़ी वालों को लेकर के रोड पर उतर करके दिखाओ 10 करोड़ को, और उसके बाद जब 140 करोड़ चींटी की तरह मसलेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का सहारा मत लेना। फिर मत कहना कि देखो मुसलमानों के साथ बुरा हो गया, फिर मत कहना कि देखो मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार है या मुसलमानों के खिलाफ हिंदू है, ये फिर हम नहीं सुनेंगे। अब आती है दूसरी बात,
कि ये बात कांग्रेस को और कांग्रेस से जुड़ी हुई विपक्ष दल की पार्टियों को बहुत अच्छे से पता है कि इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आप सोचिए विशाल जी कि ये एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से थप्पड़ खा के आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है, उसके बाद फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर के उनको बेल लेना पड़ता है। जितनी भी अभद्र टिप्पणियां ये लोग देश के प्रधानमंत्री पर करते हैं, जितनी भी अभद्र टिप्पणियां ये लोग भगवान राम के लिए करते हैं, भारत के खिलाफ करते हैं, इसका कोई सत्य और तथ्य इनके पास होता नहीं है। हवाबाजी करके जब ये कोर्ट पहुंचते हैं बेशर्मी वाला मुंह लेकर के, तो वहां पर से भी थपेड़ खा करके आते हैं। तो ये बात इनको समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से कि जिस दिन एसआईआर और एनआरसी कंप्लीट हो गया, उस दिन कांग्रेस के पास 5 एमपी और 15 विधायक ना बचे, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 15 विधायक ना बचे। कटमुल्लों के वोट से और घुसपैठिया के वोट से अगर 80-85 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ भी जा रहे हैं तो वो घुसपैठिया और कटमुल्लों के वोट से आ रहे हैं। अदरवाइज अच्छा मुसलमान, बेहतरीन मुसलमान, सुन्नते रसूल पर चलने वाला मुसलमान, अपने आप को शिक्षित करने वाला मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान, इंप्रूव और डेवलप होने वाला मुसलमान भी कांग्रेस को पसंद नहीं करता है। उसको भी पता है कि 53-54 साल कांग्रेस ने किस तरीके से इस्लाम के मुंह पर कालिक लगाया है और चंद मौलवी मुल्लाओं को अपने पॉकेट में रख करके अपना दलाल बना करके पूरे मुसलमान कौम को बदनाम किया है। लेकिन एक सेट पैटर्न तो नजर आता है अगर आप बहुत गौर से देखें। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए खतरा नहीं है, भारत के लिए खतरा डेफिनेटली है। आप देखें एक तरीके का पैटर्न श्रीलंका में, एक तरीके का पैटर्न बांग्लादेश में, और वही पैटर्न आपको नेपाल में नजर आता है। पहले लोग सड़कों पर उतरते हैं, कंट्रोल करने के लिए उन पर गोली चलाई जाती है, गोली चलते ही ये आंदोलन, ये प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। इसके बाद संसद और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के आवास को घेर लिया जाता है। एक जैसा आप अगर उसे टीवी पर देख रहे हैं तो आपको लगेगा जैसे रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, जो श्रीलंका में हुआ वही बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में हुआ वही नेपाल में। क्या आपको इसमें कुछ सिमिलर नजर आता है, एक जैसा नजर आता है, कोई पैटर्न आप ढूंढ पाती हैं और ऐसे ही पैटर्न से भारत को बचने की जरूरत है? देखिए ये जो भी प्रोटेस्ट होता है और जहां पर सरकार गिराई जाती है और फिर इंटरिम सरकार बनाई जाती है, वहां पर बिल्कुल पहले एल्गोरिदम चलाया जाता है और उस एल्गोरिदम में यही चलाया जाता है कि उनका प्रोटेस्ट किस बिना पर है और किस दिशा पर है और दशा क्या होगी, और उसके बाद नैरेटिव चलाया जाता है जिस नैरेटिव में ये पता चलता है कि आखिर वहां के लोग इस सरकार से नाराज क्यों है। और पैटर्न आपने बिल्कुल सही कहा कि पैटर्न कहीं ना कहीं मैच करता है, लेकिन सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। बांग्लादेश में शेख हसीना ने बहुत कोशिश की लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की, लेकिन क्योंकि टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टोली मिल चुकी थी इसलिए उनको भागना पड़ा। यहाँ पर केपी शर्मा जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो गलत हैं, उन्होंने गलत किया है। और चाइना और अमेरिका के बहकावे में आ करके जैसे बीआरआई का जैसे ही उन्होंने विजिट किया, उन्होंने बीआरआई की बात कर दी। फिर चाइना ने कह दिया कि भाई मैं तुमको लोन तो दूंगा लेकिन मैं तुमको ग्रांट नहीं दूंगा। अब इसमें सैंडविच हो गया, एक तरफ अमेरिका से बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जनता नेपाल की दुरुस्त है और जनता को समझने की जरूरत थी। अब आप अगर कह रहे हैं कि भारत को इससे डरने की जरूरत है या भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है या सोच विचार रखने की जरूरत है, तो डेफिनेटली मैं अग्री करूंगी इस बात को। मैं आपकी इस बात को डिसअग्री नहीं करूंगी, मैं आपकी इस बात को अग्री करूंगी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से और भारत के मुसलमानों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसी स्ट्रैटेजी करने की कोशिश में है कि एल्गोरिदम चलाएगा, नैरेटिव चलाएगा सोशल मीडिया के मदद से और उसके बाद सेम पैटर्न पर काम करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है विपक्षी दलों का कि भारत का लॉ एंड ऑर्डर, भारत का जुडिशरी सिस्टम, भारत का जस्टिस सिस्टम और भारत की सरकार इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है कि ना ही ये नेगेटिव और टेररिज्म एल्गोरिदम चलेगा, ना ही नैरेटिव चलेगा और ना वो पैटर्न हमें रोड पर देखने को मिलेगा। आप सोचिए दिन रात आप एक एंकर की तरह आप न्यूज पर सारी खबरें दिखाते रहते हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा हम लोग हर जगह देखते हैं, ये क्या है? ये पैटर्न बनाने की ही तो कोशिश है, ये उसी एल्गोरिदम को स्प्रेड करने की ही तो कोशिश है। लेकिन क्या वो कोशिश पूर्ण हो पा रही है? नहीं हो पा रही है।
हाँ, अगर भारत में 50% मुसलमान होते और पाकिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठियों को मिला करके ये 55% हो जाते तो हमें डरने की जरूरत थी। लेकिन अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत जरूरत है कि 10 करोड़ जब उतारेगा कांग्रेस रोड पर इसी एल्गोरिथम और पैटर्न के हिसाब से, नैरेटिव के साथ, तो हमें 140 करोड़ को तैयार रहना पड़ेगा सिंबल लेकर के कि लो भैया हम भी खड़े हो गए हैं, देख लेते हैं, दो दो हाथ कर लेते हैं, 15-15 मिनट में देखते हैं कि 10 करोड़ बचता है कि 140 करोड़ बचता है। एक प्रश्न ये आता है कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे आंदोलन हुए जब सड़कों पर आंदोलनकारी आए और फिर वो हटने का नाम उन्होंने वहां से नहीं लिया। उनके आंदोलन की अपनी वजह हो सकती है, कई बार वजह जायज होती हैं, कई बार वजह जायज नहीं होती हैं। ये तय करने का उनके पास अधिकार है। हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आपको लगता है कि हमें सरकार को किसी मुद्दे पर आवाज उठानी है या सरकार को झुकाना है तो हम सड़कों पर आते हैं। कभी किसान आते हैं, कभी सीए एनआरसी के नाम पर कुछ लोग आते हैं, कभी परीक्षा में पेपर लीक होने के नाम पर हमारे युवा भी सड़कों पर आते हैं। लेकिन डर इस बात का रहता है कि कब ये आंदोलन हाईजैक हो जाएंगे, इसका डर तो हमेशा है। हमने लाल किले में चढ़ते हुए लोग देखे हैं, क्या वो कर सकते हैं? हमने शाहीन बाग को घेर कर बैठे हुए लोग देखे हैं, वो क्या कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं 99% आंदोलनकारी बिल्कुल शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, वो अपनी मांग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन 1% भी अगर ऐसे लोग इसमें दाखिल होते हैं जो इस प्रदर्शन को उग्र बनाते हैं और भगवान ना करे कहीं वहां पर गोली चल जाती है, ऐसी स्थिति पैदा होती है, तब क्या होगा? क्या हम उस तरीके के एटम बम पर नहीं बैठे हुए? नहीं विशाल जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ था वो प्रदर्शन नहीं था, वो टेररिज्म एक्टिविटीज थी और उसमें कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग भी थी। पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीए को लेकर के जावेद अहमद खान ने जिस हिसाब से एक साल पाक सर्कस मैदान को बंद करके वहां पर लाखों लोगों की भीड़ लगवा करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, डेफिनेटली उसमें टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग थी। अदरवाइज लाखों मुसलमान क्यों बैठे रहेंगे? क्या उनको रोजी रोटी की तो ऐसे ही कमी है? वो लोग तो खुद ही कहते हैं कि भाई जब से मोदी आया है हमारे पास खाने को नहीं है, तो प्रोटेस्ट में तुम एक साल कैसे बैठ रहे हो? उसके बाद फिर हिजाब को लेकर के मुस्कान उठी थी, वो प्रोटेस्ट हमारे देश ने देखा है कि किसी हिसाब से नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा उठा था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि भाई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा की चीफ की वो रखेल थी और वहां से पैसे आ रहे थे। मैं आपको फिर कह रही हूं कि डेफिनेटली हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सरकार अब है भारत में वो सरकार लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को बहुत मजबूती से पकड़ करके रखी है, लेकिन जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता और पाकिस्तानी कांग्रेसी प्रवक्ता और पाकिस्तानी कांग्रेसी प्रवक्ता की जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टियां इस पूरी कोशिश में लगी हुई है कि सेम पैटर्न को यहाँ पर जीरो ग्राउंड पर उतार करके कैसे भी कर करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चेयर से उठाना है, जो हम होने नहीं देंगे। ये 140 करोड़ भारत के हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई पैटर्न बांग्लादेश या नेपाल वाला या श्रीलंका वाला रोड पर आता है, जीरो ग्राउंड पर आता है, तो 140 करोड़ को अपना घर संसार भूल करके देश के लिए समर्पित होना पड़ेगा। तीसरी एक चीज और है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक 140 करोड़ के हिंदुओं को कान खोल करके सुनना पड़ेगा कि ये जो मदरसे के लिए ये फंड करते हैं, ये जो मजारों में ये जाकर के पैसा देते हैं, ये जो मौलवी मुल्ला और तावीज के लिए जो पैसा देते हैं, ये कहीं ना कहीं मिनी गजवाए हिंद में फंडिंग हिंदू भी कर रहे हैं, जो हाथ खींचना पड़ेगा। और जब सेम यही जिहादी प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में हुआ, ये प्रोटेस्ट जब रोड पर आएगा तो यही फंडिंग काम आएगी, जो आज हिंदू सोच रहे हैं कि हमने तो मजार में पैसा दिया, हमने तो मदरसे के लिए दिया, हमने तो मस्जिद के लिए दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये सारी फंडिंग फिर हम आपका गला काटने, मेरा रेप करने में ही काम आएगी, और आपकी और हिंदुओं की बहु बेटियों को माले गनीमत समझ करके हाथ पैर जानवरों की तरह बांध करके बलात्कार करने में ही ये फंडिंग काम में आएगी। तो हिंदुओं को अपना हाथ रोकना पड़ेगा। बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ साफ सुथरे अंदाज में कि मुसलमानों के कठमुल्लों के दुकानों से शॉपिंग करना, कुछ खरीदना, ये सब भी बंद करें, ताकि देखिए वो अपने 22 करोड़ में रहना चाहते हैं, आप उनको रहने दो,
आप क्यों जा करके उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर रहे हो? क्योंकि जब वो सर तन से जुदा करने आएंगे तब तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमने तो कारोबार है हिंदुओं से भी किया, भाई हमने तो बीज जो है खेत जोतने के लिए हिंदुओं से भी लिया, भाई हम तो नौकरी का सैलरी जो है वो हिंदुओं से भी उठाते थे। वो नहीं सोचेंगे, वो सर तन से जुदा करेंगे, जो बांग्लादेश में हमने अपनी नंगी आंखों से देखा। तो ये एक जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन है जो भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए और 140 करोड़ को तैयार रहना चाहिए कि ऐसा कोई पैटर्न अगर जीरो ग्राउंड पर भारत में आता है तो देश के लिए खुद को समर्पित करना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न, जब एक ट्वीट से इतना बवाल सोशल मीडिया पर मच ही गया, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि इस तरीके के ट्वीट रुक नहीं रहे हैं, और वो भी सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, सब विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। कुछ सीधे अंदाज में कह रहे हैं कि भारत में ऐसा होगा, कुछ कान को थोड़ा सा घुमाकर पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए साहब, भारत को डरने की जरूरत है, भारत को समझने की जरूरत है। ये रुक क्यों नहीं रहा है? इसके लिए मैं दो बातें आपको बोलूंगी। एक, कि दुर्भाग्य है हमारा, हमारे देश की न्यायपालिका ऐसे जिहादी आतंकी ट्वीट पर भी जब कोई एफआईआर, हम जैसे लोग उठते हैं और भी बहुत सारे लोग उठते हैं और एफआईआर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेल मिल जाता है और वो एक दिन के लिए भी लॉकअप नहीं होते हैं। अगर ऐसा ही कोई टेररिज्म कंटेंट कोई साधारण इंसान डाल दे या मैं डाल दूं थोड़ा सा सर गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा बोल करके, तो तुरंत पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ जाएगी और मुझे 2 दिन रख भी लेगी जेल में। लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेता राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा, सोनिया एंटोनियो, ये शरद पवार या उनके परिवार या कोई और अखिलेश यादव, ये लोग जब ऐसी जिहादी और पाकिस्तानी और टेररिज्म मानसिकता को लिखित रूप में एक्स हैंडल पर लिखते हैं और एफआईआर भी होता है, पर सारी पुलिस और सारे न्याय, पुलिस तो शायद कार्रवाई कर भी लेती है, एफआईआर लिख भी देती है, पर न्यायपालिका तो पेन उठा करके पकड़ के बैठती है कि तो आपको बेल मिल गया, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप तो जमाई है हमारे भारत के, आपकी अम्मा को तो मुंह दिखाई में भारत मिला था जो राजीव गांधी ने दिया था। तो ऐसा कोई मानसिकता है जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आता है कि जो ये एक नफरत का चूरन बांट रहे हैं और देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कितना बुरा हो सकता है। दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि राहुल गांधी सत्ता की लालच में और अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए और वजीर आजम बनने के लिए जो नफरती चिंटू का काम कर रहे हैं और आतंकी चूरन जो बांट रहे हैं, जिस दिन जीरो ग्राउंड पर यह पैटर्न बांग्लादेश वाला आ गया, उस दिन राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा है, वो प्रियंका वाड्रा है, वो कोई मुस्लिम नहीं है, सकीना बीबी नहीं है, आमना बीबी नहीं है जो उसका सलवार नहीं खुलेगा, उसका भी सलवार ये खोलेंगे। क्योंकि जब शेख हसीना भी मुसलमान थी और जिन्होंने उनका ब्रा और चड्डी लहराया हवा में वो भी मुसलमान थे, तो जब ये अपने हमकलमा को नहीं छोड़ते तो ये प्रियंका वाड्रा को क्या छोड़ेंगे। तो ये भी एक सजेशन है राहुल गांधी के लिए कि सुधर जाओ, संभल जाओ और जनता को आकर्षित करो, जनता वोट देगी, जनता के लिए काम करो, जनता वोट देगी। आतंकी संगठन का और आतंकी मानसिकता का सहारा लेकर के तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे बहुत सारे विपक्षी नेता हैं जिनके अरमान है कि नेपाल वाले हालात भारत में हो जाएं, लेकिन भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान इतना मजबूत है कि ऐसा भारत में वो होने नहीं देगा। छोटा सा ब्रेक।